हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं सिविक्स का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका न्यायपालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें न्याय संबंधी जानकारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। लगभग दोस्तों इसमें हम लोग 25 एमसीक्यू का चर्चा करने वाले हैं जो कि आपका आने वाले बोर्ड का एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने जाएगा। मैं आपको सारे 25 एमसीक्यू का डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूं इसका आंसर। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या तो इसको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपका 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन दोस्तों, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि 26 जनवरी 1950 को भी लिखा रहता है, लेकिन आपको बुक के अनुसार चलना है, जो कि है सही आंसर इसका 28 जनवरी 1950। अब दोस्तों, हम लोग इसके कुछ और जानकारी लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो जानकारी नंबर पहला दोस्तों, क्या याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है और संविधान की गारंटी अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है। कहने का मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यवस्था किया गया है वो आर्टिकल 124 या फिर हिंदी में बोल सकते हैं अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान का संरक्षक भी है, जो संविधान की व्याख्या करता है। इसके अलावा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। हृदय और आत्मा, अनुच्छेद 32, जिसको रीट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप कि आपके खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो आप अपने मौलिक अधिकार की बचाव के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कुछ पॉइंट है। 1950 से पहले सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था और भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 1 अक्टूबर 1937 को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी था जो मैंने आपको बता दिया पॉइंट में। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसे अभी हम लोग देखे थे आर्टिकल 124। आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। मैं आपको बार बार आर्टिकल बोल दे रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद। तो उच्चतम न्यायालय या फिर बोल सकते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट, या तो बोल सकते हैं आपका उच्चतम न्यायालय, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो उसका गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है। भारत की जो कि राजधानी भी है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो इसमें से कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या बोला कि इन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष या 6 वर्ष। कहने का मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी आयु जो सेवा निवृत्त करने की होती है वो या तो 65 वर्ष या तो 6 साल, मतलब कि कार्यकाल एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया थे। मतलब आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था हीरालाल जे कानिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। उच्चतम न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों एक ही नाम है। क्या बोले दोस्तों कि इसका कार्य क्या है? तो विवादों का निपटारा करना, बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा, ये भी करते हैं, और संविधान की व्याख्या करना। तो दोस्तों, ये तीनों ही काम आपका उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय करती है। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। तो दोस्तों, इसे कुछ जानकारी भी और ले लेते हैं जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय से है। नोट में जैसे याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय देश की निचली अदालतों द्वारा किए गए फैसले को बदलने या उसी पर रोक लगाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय संसद, विभिन्न सरकारी निकाय, राष्ट्रपति और राज्य सरकार के मामले से संबंधित मामलों को सुलझाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है या तो संसद में या तो विभिन्न सरकारी निकाय, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के मामले से संबंधित कोई भी मामला हो उसको सुलझाने का काम कौन करता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार है।
इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। करने का मतलब क्या दोस्तों, कि अगर विधायिका द्वारा कोई ऐसी कानून पारित हो रही है जो जनता की भलाई के लिए ना हो, मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता हो या संविधान के नियमों को उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी कानूनन समीक्षा करेगी और यह अधिकार भी रखती है कि उस कानून को पारित होने से रोक सकती है या उसमें संशोधन करने के लिए बोल सकती है। यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा करने के लिए अधिकार रखता है। अगर उसको लगेगा सर्वोच्च न्यायालय को कि वो कानून में गड़बड़ी है, तो या तो उसको बदलने के लिए बोलेगा, या तो उसमें सुधार करने बोलेगा, या तो कानून को रद्द करने बोलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 की ओर। किसी देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय और अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो देश का, भारत देश का जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय और अभिलेखीय न्यायालय है, उसको बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। क्योंकि अपीलीय न्यायालय, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपका अपील कर सकता है अपने जो भी आपका खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके लिए। और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी बातें, जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड होता है, उसको साक्ष्य के तौर पर उससे निचले अदालतों में लिखा जाता है, इसलिए हो गया ये अभिलेखीय न्यायालय। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा अपीलीय और अभिलेखीय न्यायालय आपका सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आज अभी हम लोग देखे थे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अलग अलग चीजें दोस्तों। उच्च न्यायालय को बोलते हैं हम लोग हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। और उच्चतम न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों चीजें अलग है। तो उच्च न्यायालय के यहाँ पे की बात करें, उच्चतम न्यायालय की नहीं। हम लोग उच्चतम न्यायालय में देखे थे जो कि था 124, लेकिन यहाँ पे बोला उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है दोस्तों आपका 214। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। उच्च न्यायालय बोलेगा तो 214, और उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 124। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हमारा झारखंड उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड की स्थापना दिवस है, या झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, इससे जरूरी और कुछ जानकारी देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। तो कुछ नोट में याद रखिएगा कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय। दोस्तों यहाँ पे छूट गया था, याद रखिएगा, 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे, और झारखंड उच्च न्यायालय रांची में आपका स्थित है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको झारखंड उच्च न्यायालय से है, कुछ याद रखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय 21वां उच्च न्यायालय है, इसके प्रथम न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता, और झारखंड उच्च न्यायालय आपका रांची में स्थित है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत देश का जो सबसे पुराना न्यायालय है वो है कोलकाता हाई कोर्ट, याद रखिएगा, जो कि ये देश का अंग्रेजों का टाइम का आपका हाई कोर्ट है। तो इससे कुछ और जुड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा या फिर ब्रिटिश काल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के, याद रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन यहां बोला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो इसका दिलाता है राज्यपाल। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय का राज्यपाल। यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने। उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो राज्यपाल, और उच्च न्यायालय बोलेगा तो राज्यपाल, और उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो राष्ट्रपति। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि यहाँ पे देख लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। दोनों क्वेश्चन आपका अलग अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश, यहाँ पे दोस्तों गलत लिख गया, यहाँ पे कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग वहाँ पे मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 30 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्या बोला कि FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों FIR, जब किसी मामले की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है, इसी को बोलते हैं FIR।
ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई जैसे कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कोई और मामला हो गया तो जाके अब जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उसी को बोलते हैं FIR, जिसका पूर्ण रूप है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोला कि दीवानी कानून के अंतर्गत कौन कौन से संबंधी मुकदमा का निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों दीवानी कानून के अंतर्गत आपका जमीन बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक, ये सारे मामले आपका मुकदमा के तौर पर निपटारा किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा दीवानी कानून के अंतर्गत जमीन बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी संबंधी विवाद, किराया, तलाक, ये सारे मामले को देखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर। फौजदारी कानून के अंतर्गत कौन कौन सी संबंधी मुकदमा का निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना का मामला, हत्या, ये सारे मामले जो आपको देखा जाता है वो देखा जाता है फौजदारी कानून के तहत। दोस्तों न्यायालय में दो एक तरह से बोल सकते हैं कि दो चीजों के अंतर्गत आपका फैसले को या फिर मामलों का निपटारा किया जाता है। एक होता है फौजदारी मामला और दूसरा होता है आपका सिविल मामला। ठीक है, ये दो मामले। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन समुद्र यहाँ पे फिर से दोस्तों गलती लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अंतर रखा गया है, कौन सा मामले, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलत हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मामले जनहित याचिका के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों बंधुआ श्रम, कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं पर अत्याचार, ये सारे मामले आपका जनहित याचिका के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 की ओर। क्या हो रहा है कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन, जिसको बोलते हैं मिड डे मील, की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी। तो दोस्तों जो स्कूल में हम लोग जो दोपहर का भोजन खाते हैं, जो स्कूल में मिलता है मिड डे मील, इसकी व्यवस्था आपका जनहित याचिका के दौरान ही हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो याद रखिएगा कि बच्चों को जो दोपहर में भोजन मिलता है स्कूलों में, उसकी व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी, तो जनहित याचिका के फलस्वरूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर। जनहित याचिका की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जनहित याचिका की शुरुआत आपका 1980 में और सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। तो सन 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर। क्या बोला कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अपने न्याय के लिए आपका अदालत में जा सकता है, और अदालत में जाएगा तो उसका भी एक मौलिक अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 32 बोल सकते हैं, जिसको रीट, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 से 35 के बीच में। आज देखिए दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, उसमें से एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 से आपका 35 के बीच में। इसके मदद से आप अदालत जा सकते हैं जब अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर। भोजन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित जीवन के मौलिक अधिकार में शामिल है। तो दोस्तों भोजन का अधिकार या फिर बोल सकते हैं जीवन के मौलिक अधिकारों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 21 में शामिल है। इसके तहत भारत में जो मौलिक अधिकार मिले उसमें आर्टिकल 21 के अनुसार भारत के लोगों को, जो भी भारत का नागरिक है, उसको भोजन का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार सम्मिलित है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल 21। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला कि केंद्र द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था। तो दोस्तों केंद्र द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था आपका 2013 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की ओर। मध्याह्न भोजन जिसको मिड डे मील भी कहते हैं, इस योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों मध्याह्न भोजन जो योजना है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड डे मील, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1995 में। ठीक है, और ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरुआत किया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग देखते हैं। मध्याह्न भोजन
योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था और यह तमिलनाडु इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1995 में, और सबसे पहला राज्य शुरू करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट इसका समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्याह्न भोजन को पूरे भारत में लागू करने का आदेश जारी किया गया था। दोस्तों सभी राज्य सरकारों को 6 माह के भीतर, हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 माह के भीतर आदेश दिया गया था कि हर राज्य अपने अपने यहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को पूरा करे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 नवंबर 2001 को आदेश दिया गया था कि पूरे भारत में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था लागू की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोले कि भारत में कितने हाई कोर्ट है। दोस्तों भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो दोस्तों जो आपका बुक में आंसर दिया वो है 24, लेकिन वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या आपका 25 है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में जो हाई कोर्ट की संख्या वो है 25, जो कि नया नया आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पहले 24 था, तो आपको बुक में देखने मिलेगा 24, लेकिन वर्तमान इसकी संख्या कितना है आपका 25। तो याद रखिएगा वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, और अगर बुक की बात करें तो बुक में लिखा रहेगा आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया आंध्र प्रदेश 25वां उच्च न्यायालय, इसके पहले 24 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका, यहाँ से फिर से गलती लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेगा जनहित, मिस प्रिंट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, जनहित याचिका। ठीक है, जनहित याचिका की व्यवस्था कहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो अनुच्छेद 226। याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका की व्यवस्था की गई, तो अनुच्छेद 226। तो ये था दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।